हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतीक अनवर और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग आईक्यू पे। आज हम कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि पहले लैब टेक्नीशियन के कई एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और अगले भी कुछ एग्ज़ाम्स में इनके आने की उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, क्लिनिकल लैब का कौन सा हिस्सा ब्लड सेल्स के साथ डील करता है? ऑप्शंस हैं हेमेटोलॉजी, बायोकेमिकल एनालिसिस, स्पेसिमेन कलेक्शन और सीरोलॉजी। इसका सही जवाब है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी स्टडी है ब्लड सेल्स से रिलेटेड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स की और साथ ही बोन मैरो वस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की। तो इसके साथ अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियम, एब्डोमेन, जॉइंट्स। सही जवाब है जॉइंट्स। साइनोवियल फ्लूइड हम कलेक्ट करते हैं नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट से। इस पूरे प्रोसीजर को हम एर्थ्रोसेंटेसिस कहते हैं, जो कि आप पिक में भी देख सकते हैं किस तरह से हम स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन इनमें से कौन से रिकॉर्ड्स लैब में रखने पड़ते हैं? ऑप्शंस हैं क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड्स, इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, ब्लड डोनर रिकॉर्ड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। रिकॉर्ड्स जैसे कि स्पेसिमेन हमने कौन सा लिया है, पेशेंट का टेस्ट रिपोर्ट, एक्सेशन रिकॉर्ड, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, दोनों का ही रिकॉर्ड, ये सब हमें मेंटेन करते रहना पड़ता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फिक्सेटिव है? फिक्सेटिव हम कहते हैं एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि एक सेल को फिक्स करके रखे, उसे उसकी नेचुरल स्टेट में बचाए रखे, डीजनरेट होने से रोके। तो इसके ऑप्शंस हैं बेनेडिक्ट रिएजेंट, डिस्टिल्ड वाटर, फॉर्मलिन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा इसका सही जवाब है? इसका सही जवाब है फॉर्मलिन, जिसका 10% हम इस्तेमाल करते हैं लैब में। और कई बार ये सवाल भी आता है दोस्तों कि कितने परसेंट फॉर्मलिन का यूज़ करते हैं हम लैब में। ये प्रिजर्व करता है नेचुरल स्टेट को, जैसा सेल जो है उसको डीजनरेट होने से रोकता है, ये पेनिट्रेट करता है उसके अंदर और बाइंड करता है मैक्सिमम प्रोटीन्स के साथ। जितने भी प्रोटीन्स हैं जैसे कि लाइसिन, टायरोसिन, स्पैराजिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडाइन, आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, इन सभी प्रोटीन्स के साथ ये बाइंड करता है जो कि एक सेल में प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर पेनिट्रेट करने के बाद। अब हमारा अगला सवाल है, सीएसएफ में नॉर्मल लेवल प्रोटीन का क्या है? इसके ऑप्शंस हैं 15 से 60 एम जी पर डी एल, 100 से 200 एम जी पर डी एल, 90 से 110 एम जी पर डी एल, 25 से 80 एम जी पर डी एल। हमारा आंसर है 15 से 60 एम जी पर डी एल। नॉर्मल वैल्यूज़ जो सी एस एफ की नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो भी हमने नीचे दी हैं, कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंट्स के भी, जैसे कि सी एस एफ का जो सेल काउंट है वो 0 से 5 डब्ल्यू बी सीज होते हैं, मेनली मोनोन्यूक्लियर होते हैं सभी, और आर बी सी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता। और अपीयरेंस जो है वो क्लियर होता है, कलरलेस होता है। टोटल प्रोटीन 15 से 60 एम जी पर डी एल, जैसे कि ऊपर लिखा है। सी एस एफ ग्लूकोज जो है वो 50 से 80 एम जी पर डी एल, और क्लोराइड 110 से 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ अनीमिया, ल्यूकोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज कॉल्ड, मतलब कौन से ऐसे कंडीशन में एक साथ ये तीनों चीज़ें होती हैं? ल्यूकोपीनिया, डब्ल्यूबीसी की कमी, अनीमिया, रेड ब्लड सेल्स की कमी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स की कमी। तो इसके ऑप्शंस हैं मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, हेमोलाइटिक अनीमिया, पेनसाइटोपिनिया, सिकल सेल अनीमिया। इसका सही जवाब है पेनसाइटोपिनिया। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। और जनरली ये होता है बोन मैरो इन्फ्लेमेशन की वजह से, या फिर कोई बोन मैरो डिसऑर्डर है उसकी वजह से। तो हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सा लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है? ऑप्शंस हैं बोन मैरो, लिवर, थाइमस, लिम्फ नोड। तो इसका सही जवाब है लिवर। और लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं दो तरह के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी जिसमें के बोन मैरो और थाइमस, जहाँ पे बी और टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। दूसरा है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसमें आते हैं लिम्फ नोड्स, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू जिसे हम माल्ट भी कहते हैं, और स्प्लीन। आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, ऊपर जो पिक्चर है इसमें देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स लोकेटेड हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है हमारा 8वां सवाल के एसिड हिमेटिन मेथड हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के कौन से मेथड का दूसरा नाम है? ऑप्शन है साइनमेट मेथड, कलरीमेट्रिक मेथड, ऑटोमेटेड मेथड, साहलीज मेथड। तो इसका सही जवाब है साहलीज मेथड। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है एसिड हिमेटिन में, और फिर हम उसे डाइल्यूट करते हैं डिस्टिल्ड वाटर से, तब तक जब तक वो एक कंपैरेटर ब्लॉक से मैच नहीं होता, जो कि आप यहाँ पिक्चर में ब्लैक कलर का देख सकते हैं। ये कंपैरेटर ब्लॉक है। जब तक वो इस कंपैरेटर ब्लॉक से मैच नहीं हो जाता उसका कलर, तब तक हम इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डालते रहते हैं। तो 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डी एंटीजन किस पे प्रेजेंट होता है? कौन से सेल पे प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस हैं लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल्स। इसका सही जवाब है रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और ये एक तरह का इनहेरिटेड प्रोटीन है जो कि पेरेंट से मिलता है। और ये जो है आपके पास है तो आप आर एच पॉजिटिव हैं, अगर आपके रेड ब्लड सेल के सरफेस पे नहीं प्रेजेंट है तो आप आर एच नेगेटिव हैं। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताया है कि रेड ब्लड सेल पे कौन सा एंटीजन है तो क्या ब्लड ग्रुप होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हेपेटाइटिस बी वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड हम कहते हैं उस टाइम को जब वायरस किसी एक होस्ट की बॉडी में एंटर करता है, और वो टाइम जब उसके सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। तो ये पूरा जो टेन्योर है इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो कितने दिन का होता है ये इंक्यूबेशन पीरियड हेपेटाइटिस बी वायरस का? इसका जवाब, सही जवाब है 45 टू 180 डेज। तो वायरस बॉडी में ऑन एन एवरेज 4 मंथ्स में सिम्टम या इलनेस शो कर देता है, और कई लोगों में इन्फेक्शन के 6 मंथ के बाद, इन्फेक्शन हो चुका है, आपको सिम्टम्स दिख गए हैं, उसके 6 मंथ के बाद फिर कोई सिम्टम नहीं रहता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो ठीक हो चुका है, वो एक कैरियर बन जाता है उसके बाद। और इस पिक्चर में हेपेटाइटिस वायरस की क्लासिफिकेशन दे रखी है कि हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है एग्ज़ाम्स में। इनमें से किसी भी एक वायरस के बारे में पूछा जा सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी कई बार पूछते हैं, तो इसे भी एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्मल लेवल क्या होता है मीन सेल हीमोग्लोबिन का, MCH? ये पिकोग्राम पर सेल में हम मेज़र करते हैं, और इसका नॉर्मल लेवल जो है वो है 27 से 32, 27 टू 32 पिकोग्राम पर सेल। MCH हम कैलकुलेट करते हैं हीमोग्लोबिन को रेड ब्लड सेल से डिवाइड करके इन एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में। जनरली ये डेसीलीटर ही रहता है। और हाइपोक्रोमिया के केसेस में जो MCH है वो अक्सर घट जाता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल जो है वो पेलर कलर के हो जाते हैं, मतलब उनका पेल कलर हो जाता है। ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। रिसेप्टर के साथ बाइंड होने वाले मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं?
लाइक लिंकर्स, लाइगैंड, कैरियर, आयन। इसका सही जवाब है लाइगैंड। ये एक प्रोटीन हो सकता है, एक पेप्टाइड हो सकता है स्मॉलर यूनिट प्रोटीन का, या फिर कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, ड्रग हो सकता है। इनमें से, इन सभी में से ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि लाइगैंड जब बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ, एक तब एक सेल्यूलर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ। नाइट्रोसिन सॉल्यूशन किसके लिए यूज़ करते हैं? तो ऑप्शंस हैं नेगेटिव स्टेनिंग फॉर कैप्सूल्स, सिंपल स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग। तो इसका सही जवाब है नेगेटिव स्टेनिंग फॉर कैप्सूल्स। हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम को स्टेन करने के लिए नाइट्रोसिन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक एसिड स्टेन है और ये बैकग्राउंड को स्टेन करता है बैक्टीरिया को स्टेन करने के बजाय। ठीक है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कोकस जो है, नेगेटिवली स्टेन्ड कोकाई जो है, वो आपको अनस्टेन्ड दिखेंगे या फिर क्लियर दिखेंगे डिस्क जैसे, और जो बैकग्राउंड है वो स्टेन्ड है। ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। इनमें से कौन सा ब्लड डोनर क्राइटेरिया में नहीं आता? इनमें से कौन सा ब्लड डोनर क्राइटेरिया में नहीं आता है? ठीक है। ऑप्शन है मंथली ब्लड डोनेशन अलाउड, हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा है 12.5% से, एज 18 से 50 साल के बीच में है, या फिर वज़न है आपका 45 किलो से ज़्यादा। तो इनमें से कौन सा ब्लड डोनर क्राइटेरिया में नहीं आता? आंसर इज मंथली ब्लड डोनेशन अलाउड। ये जो है ब्लड डोनर क्राइटेरिया में नहीं इंक्लूड किया जाता, क्योंकि मिनिमम टाइम जो है डोनेशन का, जो इंटरवल है वो 6 मंथ का है। और इमरजेंसी केसेस में मतलब 3 मंथ्स के अंदर भी डोनेट किया जा सकता है, बट मंथली ब्लड डोनेशन कहीं भी अलाउड नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15। एबनॉर्मल हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल के तेजी से बढ़ने को क्या कहते हैं? ठीक है। इर्रेगुलर ग्रोथ को। ओके। ऑप्शंस हैं पेंसाइटोपेनिया, ल्यूकीमिया, अनीमिया, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ल्यूकीमिया। ये तब होता है जब बहुत सारे हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं, जो कि जनरली ब्लड सेल्स बनाते हैं, ब्लड सेल के प्रीकर्सर्स हैं। ठीक है। तो ये इरेगुलरली बढ़ने लगते हैं और इमेच्योर सेल्स का जो काउंट है ब्लड में या फिर सर्कुलेशन में, वो बढ़ जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से ल्यूकीमिया होता है। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। स्किन स्क्रैपिंग जो है हम इनमें से किससे ऑब्टेन करते हैं? ठीक है। पहला ऑप्शन है एक ब्लंट स्काल्पल, दूसरा ऑप्शन है कॉटन, नाइफ, शार्प निडल। इसका सही जवाब है एक ब्लंट स्काल्पल। स्किन स्क्रैपिंग जो है वो हम एक स्काल्पल की मदद से लेते हैं। और ये स्किन स्क्रैपिंग जो है वो सबसे शुरुआती तरीकों में से है, लाइक बेडरॉक टेक्निक है डर्मेट डर्मेटोलॉजी में। और ये फंगल इन्फेक्शंस या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शंस को डायग्नोस करने में हमारी मदद करता है। हम एज अ स्पेसिमेन इन फंगल और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस स्किन स्क्रैपिंग लेते हैं। ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हैं स्किन स्क्रैपिंग किस तरह से लिया जा रहा है एक ब्लंट स्काल्पेल की मदद से। क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा रे है जो कि ओजोन लेयर से होता हुआ एक्टिव फॉर्म में अर्थ पे आता है? ठीक है। ओजोन लेयर से होता हुआ। ऑप्शंस हैं अल्ट्रावायलेट बी, एक्स रेज, गामा रेज, नन ऑफ द अबव। ठीक है। तो इसका सही जवाब है अल्ट्रावायलेट बी रेज। सो यूवी रेज आर हार्मफुल, बट यूवी रेज दो तरह के होते हैं, अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी। अल्ट्रावायलेट ए इज़ हार्मफुल और अल्ट्रावायलेट बी जो है इट इज़ बेनिफिशियल, ये फ़ायदेमंद है। और ये विटामिन D3 को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है। और जनरली आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसमें शो कर रहे हैं अल्ट्रावायलेट ए जो है, वो क्या करता है, वो डर्मिस के अंदर जाता है हमारे, और वहाँ पे जाके अफेक्ट करता है हमारी स्किन को। एंड अल्ट्रावायलेट बी जो है वो एक तरह से एपिडर्मिस के अंदर जाता है और वो एक्टिवेट करता है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को। ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, राइस वाटर स्टूल जो है वो इनमें से किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ठीक है, ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्टेट्रिया, कॉलरा। इसका सही जवाब है कॉलरा। कॉलरा एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि विब्रियो कॉलरा की वजह से होता है, और इसके सिम्टम्स जो हैं वो रैपिड हार्ट रेट है, वाटरी डायरिया, ब्लड ग्लूकोज की कमी हो जाना, क्योंकि वॉमिटिंग भी होती है इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? इसका सही जवाब है हिप्पोक्रेट्स, क्योंकि हिस्ट्री में यही एक इंसान है जिन्होंने साइंस को ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है, और दवाओं से लोगों को ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, ना कि इन्होंने रिलीजियस बिलीफ्स पे या फिर जो जादू टोना है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, जो उस टाइम के लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव रखते थे। ठीक है, उनके ऊपर इन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, इस वजह से इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, रेट ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है? ठीक है, ऑप्शन है इम्यूनो मेथड, प्रिंसिपल मेथड, काइनेटिक मेथड, एंड पॉइंट मेथड। इसका सही जवाब है काइनेटिक मेथड। ये किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के रेट ऑफ रिएक्शन को पता करके उसकी एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। ठीक है, कि उसके अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन है उस स्पेसिफिक एनालाइट का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम और क्या कहते हैं? ऑप्शन है कूम्ब सीरम, लोकल सीरम, क्रायो सीरम, नन ऑफ द अबव। इसे हम एंटी ह्यूमनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, और इन ऑप्शंस में से हम इसे कहते हैं कूम्ब सीरम। ठीक है, ये जो हम एक रैबिट लेते हैं और उसे प्योरीफाइड ह्यूमन ग्लोबुलिन से इम्यूनाइज करते हैं, और फिर उसके बाद उससे हम सीरम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये आईजीजी के अगेंस्ट होती हैं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें एंटी ह्यूमनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो रैबिट में इंजेक्ट किया, और फिर उसके बाद एंटी आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो उस रैबिट के अंदर जनरेट हुई उसके सीरम में, जिसको कि हमने उसके सीरम से लिया, और हम उसे कूम सीरम भी कहते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा सैंपल इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस के लिए सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन हिमोलाइज सैंपल, आर्टेरियल ब्लड, होल ब्लड हेपरिन के साथ, और सीरम सैंपल। तो इसका सही जवाब है हिमोलाइज सैंपल, और रीज़न ये है कि ये फास्फोरस और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को के लेवल्स को बढ़ा देता है। ठीक है, ओके, प्लाज्मा लेवल में ये बढ़ा देता है। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि 0% हिमोलाइसिस पे पोटेशियम के साथ क्या होता है। ठीक है, 4 मिलीमोल पर लीटर है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हीमोलाइसिस 0.5% पे गया तो 4.5 मिलीमोल पर लीटर, मतलब 0.5 जो है वो इसका कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा दिखा रहा है, और सोडियम और कैल्शियम उसमें नहीं दिखा रहा। हिमोलिसिस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन या तो बढ़ा दे रहा है या फिर उन्हें शो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम हिमोलाइज सैंपल नहीं ले सकते फॉर इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस। ठीक है, वैसे तो हम किसी के लिए भी नहीं ले सकते, बट इसमें स्पेशली नहीं ले सकते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, वो माइक्रोब्स जो होस्ट को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके साथ रहते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म, कमेंसल्स, पैथोजेंस, माइक्रोब्स। तो इसका सही जवाब है कमेंसल्स। और अगर हम माइक्रोब में एग्जांपल लें तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फंजाई और एल्गी, जो एक दूसरे को बिना कोई नुकसान पहुंचाए एक साथ रहते हैं, और एक दूसरे को चीज़ें शेयर भी करते हैं। ठीक है, लाइक एल्गी जो है वो शेल्टर देता है, एंड फंजाई जो है वो फूड देता है। इसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं, और इस पिक्चर में आप देखेंगे फ्रॉग जो है वो प्लांट को एज अ प्रोटेक्शन यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का कमेंसल ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिमेंस इज टेस्टेड फॉर पैरासाइट्स? इनमें से कौन सा स्पेसिमेन पैरासाइट के लिए टेस्ट किया जाता है? ऑप्शंस हैं यूरिन, ब्लड, यूरिन एंड ब्लड,
नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है यूरिन एंड ब्लड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूरिन में पैरासाइट कहाँ से, ठीक है। तो यूरिन में भी पैरासाइट होता है, और यूरिनरी स्किस्टोसोमियासिस एक डिजीज़ है जो पैरासाइट स्किस्टोसोमा हिमेटोबियम की वजह से होता है। और ब्लड में तो पता ही है, कई सारे लार्वल स्टेजेस होते हैं पैरासाइट्स के, जो कि हमें ब्लड में इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25, मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस है प्लूरल मेम्ब्रेन, डायफ्रैगम, पेरिकार्डियम, सार्कोलेमा, ठीक है। इसका सही जवाब होगा सार्कोलेमा। ये एक स्पेशल सेल मेम्ब्रेन है जो कि सिर्फ स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स के चारों ओर पाया जाता है, ठीक है। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं, ओके। और ये टिपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही है कुछ कुछ, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया कैटलेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, ओके। और इसी के साथ एमसीक्यूज़ का पहला पार्ट ख़त्म होता है, और मैं जल्द ही दूसरा पार्ट बनाऊंगा जिसमें DSSB 2019 के लैब असिस्टेंट के क्वेश्चंस होंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।